Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Hope you all are doing well. Welcome to my channel Creative World by Abail. आज हम एक्सेल का 5th लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं जिसमें हम पिवट टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे. And in previous lectures we have covered multiple formulas like variants of sum. We have discussed sum if, and sum products, etc. And then in the other videos we have covered count formulas, count if and count ifs and count blank, etc. So if you haven't taken those lectures, then please go ahead and watch those videos. And in today's video, we are going to learn pivot tables and what are their basics and how pivot tables are made and pivot charts, etc. So we will discuss those in detail in this video. So before that, if you haven't subscribed to my channel yet, then please subscribe it and press the bell icon to get the notification of all my new videos. And if you like this video, then give it a thumbs up as well. So let's start our today's video. जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, हमारे पास यहाँ पर एक डाटा सेट मौजूद है जिसमें हमारे पास ऑर्डर डेट है, रीजन है मेंशनड, रिप्रेजेंटेटिव के नेम्स हैं, आइटम्स हैं जो कि सोल्ड किए गए और उनकी सेल है कि कितने नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो सेल किए गए और पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी हर आइटम की यहाँ पर मेंशनड है. और यहाँ पर इसका रेवेन्यू भी मेंशनड है जो कि हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स को हमने यूनिट कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई किया तो उससे हमारे पास इसका रेवेन्यू डिराइव हो गया. सो अगर मुझे इसकी समरी चाहिए हो दैट मैं चाहती हूँ कि मैं रीजन वाइज देखूँ कि मेरे पास हर रीजन में कितनी सेल्स हुई किसी पर्टिकुलर पीरियड में, या 2019 में कितनी हुई थी सेल्स और 2020 में कितनी हुई, और इसी तरह हर रिप्रेजेंटेटिव ने कितनी सेल्स की या कितने नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं, कौन कौन से आइटम्स कितने कितने अमाउंट में सेल हुए. तो उन चीज़ों को जानने के लिए जो है मुझे एक समरी की ज़रूरत है. ये बहुत एक्सटेंसिव डाटा है, या ऐसे भी पॉसिबल है कि आपके पास इससे भी बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि इतना ह्यूज डाटा सेट होता है कि आप उसको फिल्टर्स लगा के उस तरह से नहीं कर पाते हो. तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है पिवट टेबल की. तो पिवट बहुत से काम आपके आसान कर देता है, एक ह्यूज डाटा सेट को समराइज़ करने में हेल्प आउट करता है, समरीज़ बनाने में हेल्प आउट करता है, और इसके थ्रू आप डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं. यानी आप सम कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का एवरेज ले सकते हैं, आप किसी चीज़ का काउंट ले सकते हैं, और मल्टीपल और तरह के बहुत से फार्मूलाज हैं या फंक्शंस जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं. तो इसके बहुत ज़्यादा हमारे पास यूसेज है पिवट टेबल का. तो आज हम इस पे देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से जो है वो पिवट टेबल बनता है. तो प्रीवियस शीट्स को हम हाइड कर देते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज के इस डाटा सेट के ऊपर पिवट टेबल बनाना. तो पिवट टेबल जब आपने बनाना है तो उसके लिए शॉर्टकट कीज़ भी होती हैं, वो भी मैं आपको आज इसी वीडियो में बताऊंगी. और इसके अलावा आपको टैब्स के थ्रू भी बताऊंगी कि हमारे पास इंसर्ट टैब में जाएंगे आप, इंसर्ट में हम आपके पास पिवट टेबल का ऑप्शन है. ठीक है, तो यहाँ से पिवट टेबल के इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये आपकी डेटा जो आपकी रेंज है पूरी, उसको ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेगा कि आपका डेटा जो है वो A1 सेल से स्टार्ट होके G44 तक है. तो ये इसने आपके डाटा को रीड कर लिया, और इसके बाद ये आपसे पूछेगा कि हमारे पास चूज वेयर यू वांट टू द पिवट टेबल टू बी प्लेस्ड. आप एक न्यू वर्कशीट में भी इसको ऐड करवा सकते हैं, और एक एग्जिस्टिंग शीट जो कि ये वाली भी हो सकती है, और इसके अलावा कोई अगर एग्जिस्टिंग शीट हो तो उसके अंदर भी जो है वो आप अपना पिवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं. सो वी विल चूज न्यू वर्कबुक. हम ये सिलेक्ट करेंगे और हम इसको ओके कर देंगे. तो इसके बाद यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर पिवट के लिए मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं. यहाँ पर हमारे पास पिवट टेबल की फील्ड्स होती हैं, जो हमारे पास ये कॉलम्स हैं सारे यहाँ पर ये एज फील्ड्स शो हो रही हैं. जो हमारे कॉलम्स हैं वो सारे इसने रीड आउट कर लिए हैं: ऑर्डर डेट, रीजन, रिप्रेजेंटेटिव, आइटम, सेल, यूनिट कॉस्ट और रेवेन्यू. तो अब मुझे जिस तरह से भी इंफॉर्मेशन समराइज़ करनी है मैं आराम से यहाँ से कर सकती हूँ. यहाँ पर फिल्टर्स में आप कोई भी चीज़ जैसे आप फिल्टर करते हैं, यानी आप कोई भी उसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं तो उस चीज़ को आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, और जो भी आपको कॉलम्स में चीज़ देखनी है आपने उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, और जो रोज़ में आप देखना चाहते हो तो वो आपने यहाँ पर पेस्ट कर देनी है, और जिस चीज़ पे एग्रीगेट करना चाहते हो उसको यहाँ पर आपने पेस्ट करना है. फॉर एग्जांपल मुझे अगर रीजन वाइज सेल्स चाहिए तो मैं क्या करूँगी, रीजन को रोज़ के अंदर
और मैं जो उसका रेवेन्यू है या सेल्स देख लेते हैं, रीजन वाइज सेल्स। तो मैं सेल्स को मैं एग्रीगेट करना चाह रही हूँ, तो मैं उसको वैल्यूज के अंदर सेल्स को पेस्ट एंटर कर दूंगी, यहाँ पर उसको पेस्ट कर दूंगी। सो यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल, इस ड्रॉप डाउन में मैं जाऊंगी और यहाँ पर वैल्यू फील्ड सेटिंग की मेरे पास ऑप्शन है, जहाँ से मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो आराम से यहाँ से कर सकती हूँ। यहाँ से मेरे पास अगर मैं सेल्स का सम चाह रही हूँ तो मैं सम के फार्मूला का यूज़ करूँगी। अगर मेरे पास हर रो में एक एंट्री होती हर ऑर्डर के लिए, तो उसके लिए मुझे काउंट यूज़ करना पड़ता, जो कि अभी इस केस में नहीं यूज़ हो सकता, क्योंकि मेरे पास एग्रीगेटेड वहाँ पर भी डाटा जो पड़ा हुआ है वो एग्रीगेट लेवल पे है। और इसके बाद मैं एवरेज ले सकती हूँ कि एवरेज ऑन एवरेज कितनी हर एक रीजन के अंदर सेल्स हुई, मैक्सिमम, मिनिमम, और इस तरह की यहाँ पर आपके पास मल्टीपल फार्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस वगैरह के फार्मूलाज आपके पास अवेलेबल हैं, जिनको आप यूज़ करते हुए अपने डाटा को समराइज कर सकते हैं। सो मैं इसको ओके कर दूंगी, क्योंकि मुझे सेल ही सम ऑफ सेल्स ही रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर अब जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास आ चुका है रीजन वाइज सेल्स। तो इनकी भी आप फॉर्मेटिंग बिल्कुल जैसे आप सिंपल आपके डाटा की फॉर्मेटिंग होती है उस तरह से इसको भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर इसका आप नाम चेंज करके इसको रीजन कर दें, रीजन वाइज सेल्स कर दें, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। तो यहाँ पर इसको रीजन वाइज सेल्स का नाम दे दिया। टोटल 2121 सेल्स हुई। सेंट्रल जोन की इतनी, 1199 सेल्स, ईस्ट की इतनी और वेस्ट की इतनी होगी। तो ये हमारे पास एक समरी बन गई आउट ऑफ दिस डाटा सेट। तो इसी तरह से मैं अगर और पिवट्स बनाना चाहती हूँ, तो मैं इसको सिंपली कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँ और मैं इसमें दोबारा से जो है वो चेंजेस करके अब मैं रिप्रेजेंटेटिव वाइज जो है वो सेल्स निकाल सकती हूँ। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पर सिंपल इस बॉक्स को चेक करने से भी जो है वो रोज में चीज़ वो ऐड होगी और इसने ऑटोमेटिकली एक मेंबर वाइज या रिप्रेजेंटेटिव वाइज जो है वो मेरे पास सेल्स कैलकुलेट कर दी। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पर रीजन वाइज हमने सेल्स दिखा दी, यहाँ पर हमारे पास एजेंट वाइज आ गई, रिप्रेजेंटेटिव वाइज या एजेंट वाइज, इस तरह से भी आप इसको कहें। तो इस तरह से ये तमाम चीज़ें आपके पास समराइज होके आ जाती हैं। इसी तरह आप इनके रेवेन्यूज़ को भी आप शो करा सकते हैं कि इतनी एंड्रयूज़ ने 183 सेल्स की और उनका रेवेन्यू इतना आया। तो इस तरह से जो है वो आप समरी बना सकते हैं और आराम से जो है वो अपने डेटा से कुछ भी आप इनसाइट्स ले सकते हैं। इसी तरह मैं यहाँ पर अब फ़िल्टर के फंक्शन को आपके पास सामने शो करने लगी हूँ। फ़िल्टर में आपके पास में जैसे कि ऑर्डर डेट को अगर रखूँ, तो मेरे पास यहाँ पर डेट्स मल्टीपल मौजूद हैं, जिन पे मैं किसी भी डेट के लिहाज से मैं इसका जो है वो मैं निकाल सकती हूँ कि मुझे समरी सिर्फ 2020 की अगर मुझे डाटा रिक्वायर्ड है, तो मैं सिर्फ 2020 को सिलेक्ट करूँगी, तो उसकी जो अवेलेबल मेरे पास डेट्स हैं वो सारी आ जाएंगी। तो ये हमारे पास अब 2020 की सेल्स है, यानी एनटीयूज ने 108 सेल्स की इन ईयर 2020 और उनका रेवेन्यू ये था। इसी तरह से गिल, हॉवर्ड और इन सब का भी यहाँ पर इसी तरह से मेंशन्ड है। तो यानी जिस चीज़ पे आपने कोई कंडीशन लगानी होगी, तो उसको आप उस कॉलम को या उस फील्ड को आप फ़िल्टर्स के अंदर ऐड कर देंगे और वहाँ से फिर आप फ़िल्टर के ऊपर आप उसके ऊपर अपनी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट शो होंगे। तो ये हमारे पास पिवट टेबल के मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं और यहाँ से आप रिप्रेजेंटेटिव्स को मतलब कि आप कॉलम्स में भी रख सकते हैं, रोज़ में भी, जैसे कि आपकी मर्ज़ी हो। और नेक्स्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो इसी पिवट टेबल को यूज़ करते हुए आप जो है वो डिफरेंट चार्ट्स वगैरह भी बना सकते हैं। पिवट चार्ट्स भी होते हैं और सिंपल जो है वो इसके ऊपर दूसरे चार्ट भी बना सकते हैं। तो पिवट चार्ट बनाने के लिए जैसे कि ये हमारे पास सिंबल शो कर रहा है कि हमारे पास अगर मैं इसको बार्स के थ्रू दिखाना चाहूँ तो इस तरह से ये बनेगा, और अगर मैं उस तरह से दिखाना चाहूँ पाए चार्ट में, तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छी रिप्रेजेंटेशन होगी, या डोनेट में दिखाना चाहूँ तो पाए आई थिंक बेस्ट रहेगा। तो इसके लिए एक पाए चार्ट बन चुका है, यानी अब हमारे पास यहाँ पर जैसे कि दिखाई दे रहा है कि सेंट्रल जोन की ज़्यादा सेल्स है, उसके बाद ईस्ट और उसके बाद वेस्ट की। तो यहाँ पर आप डेटा लेबल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटा लेबल्स को यूज़ करते हुए आपके पास ये होगा कि आप इनकी जो भी परसेंटेज है वो आपको इसके पे आराम से शो करवा सकते हैं। डेटा लेबल्स का ऑप्शन है और सेंटर के अंदर आप इसकी वैल्यूज़ को शो करवा सकते हैं।
और इस तरह से जो है वो जब भी आप पिवट के अंदर कोई चेंज आएगी तो वो ऑटोमेटिकली इस पिवट टेबल के अंदर भी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ कि अगर आप बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप पिवट के अंदर न्यू डाटा ऐड करते हैं तो सिंपल रिफ्रेश करने से वो यहाँ पर रिफ्रेश नहीं होगा डाटा। लाइक अगर मैं यहाँ पर एक न्यू रिकॉर्ड एंड पे एंटर करती हूँ, इसी को कॉपी कर लेती हूँ। वेस्ट का एक और ऑर्डर मैंने डाला या वेस्ट बाइंडर थॉमसन और इस तरह से बस ठीक है। ये हमने एक न्यू रिकॉर्ड इसमें एंटर किया तो मैं यहाँ से जाके इसको अगर रिफ्रेश करती हूँ तो मेरे पास ये अपडेट नहीं होगा क्योंकि इसने जो रेंज सेलेक्ट की थी उस रेंज के बाहर मैंने अब डाटा एंटर किया है। तो इसके लिए ये होगा कि जब आपने एक डाटा को अपडेट किया है तो आपको यहाँ से जाके एनालाइज और इसके अंदर डाटा के पोर्शन में चेंज डाटा सोर्स के अंदर जाके चेंज डाटा सोर्स और यहाँ से आपको डाटा में सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक टोटल पूरा जो न्यू रो ऐड की है वो वाली भी आप देंगे इसको और फिर ओके प्रेस करेंगे तो इसने अब आपके लिए रिकॉर्ड्स को अपडेट कर दिया। और जैसे ही यहाँ पर रिकॉर्ड्स अपडेट हुए हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी होंगे क्योंकि हमारे पास ये पिवट चार्ट बना हुआ है जो कि इस पिवट टेबल से बना हुआ है। तो ऑटोमेटिकली ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है, ये अपडेट होगा तो ये भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो एक जो बेस्ट अप्रोच ये होती है कि आपके पास जब इस तरह की रिक्वायरमेंट्स हो या इस तरह का डाटा हो जो कि आपको पता है कि चेंज हो सकता है तो आप उसको जो है डाटा को टेबल फॉर्मेट में रख लें। कंट्रोल टी प्रेस करने से ये आपके पास टेबल के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये एक टेबल बन चुका है। इसकी फॉर्मेटिंग को देख लेते हैं कि फॉर्मेट हम कोई इसका चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब ये टेबल बन चुका है, इसका नाम है टेबल 1 या इसको आप डेटा भी बोल सकते हैं या कोई भी नाम इसको देना चाहें तो यहाँ पर इस टेबल नेम के कैटेगरी के अंदर आप इसका टेबल का नाम रख दें। अब क्या होगा कि आप इस सोर्स में जाके एनालाइज और चेंज डेटा सोर्स में जाके इस टेबल की रेंज आप देंगे तो यहाँ पर इस रेंज की बजाय अब इसने यहाँ पर आपको टेबल का नेम शो किया है जो कि आपने डेटा उसका नाम रखा था। तो इसको ओके क्लिक कर दिया। अब ये होगा कि अब जब भी कोई मैं न्यू डाटा इसके अंदर एंटर करूँगी, इसको ड्रैग करके यहाँ पर मैंने जैसे इसी के मैं 2 एंट्रीज़ और डाल देती हूँ, तो इससे ये होगा कि हमारे पास जब मैं वहाँ पे जाके रिफ्रेश करूँगी पिवट को तो ये इसके लिए मुझे चेंज डेटा सोर्स नहीं करना पड़ेगा। सिंपल रिफ्रेश करने से मेरे पास डाटा अपडेट हो जाएगा। सो ये एक बेस्ट अप्रोच है कि आपके पास अगर चेंजिंग डेटा सेट मौजूद है तो आप उसको टेबल की फॉर्म में स्टोर करें और फिर उसका जो है वो उसका जो सोर्स है आप उसकी टेबल देंगे तो आपके टेबल के अंदर जो भी बाद में चेंजेस आएंगी सिंपल एक रिफ्रेश से सारा आपके पिवट टेबल्स जो हैं वो रिफ्रेश हो जाएंगे। होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी और ये चीज़ें तमाम समझ आई होंगी। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज़ हैं तो ज़रूर आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों की कोई भी हेल्प करके। सो आज की अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।